नहीं, हाँ अब हो गया। अच्छा अच्छा। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया है। हाँ मैम। अच्छा, तो देखो आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स में तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है, देखो। मैट्रिक्स में तुम लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। दिख रहा है सबको? हेलो। हाँ मैम। हाँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मिनट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रैमर्स रूल जो डिटर्मिनेंट का है, ठीक है। तो पहले हम लोग, ये तो है, ये सब कवर करना हम लोगों को, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। हैंड राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है मेरा इससे, मैंने लास्ट दिन इंटर का भी क्लास लिया था, थोड़ा हैबिट हो जाएगा तो शायद इससे बेटर हो जाए। समझ में आ रहा है ना मैट्रिक्स लिखा है मैंने? हाँ मैम। ओके। तो देखो मैट्रिक्स क्या होता है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोग हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दिया मैंने बी, और इसका नाम दिया मैंने सी, ठीक है। अब 3 जन सपोज बॉल पासिंग कर रहे हैं, ठीक है, बॉल पास कर रहे हैं। अब मान लो पहले बी जो है वो सी को बॉल दे रहा है, ठीक है। सपोज ये जो है, अच्छा ए को बॉल दिया, बी जो है वो ए को बॉल दिया, फिर ए ने सी को बॉल दिया। अब सी ने बी को दिया, फिर बी ने सी को दिया, फिर मान लो सी ने बी को दिया और बी ने सी को दे दिया, ठीक है। बॉल पासिंग का गेम चल रहा है, ठीक है। अब ये जो है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, जैसे क्रिकेट में जैसे कमेंट्री करते हैं तो नहीं बोलते इसने बॉल दिया उसने मारा ऐसा किया, वैसे ही मैंने यहाँ पर बता दिया कि कौन किसको बॉल पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर, इस डेटा को अगर हम लोगों को मैथमेटिकली रिकॉर्ड करना है, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। मैथमेटिकली जब रिकॉर्ड करना पड़ता है कंप्यूटर में, अगर हमें ये रिकॉर्ड करना है तो कैसे करना पड़ेगा, मैथमेटिकली। और मैथमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एरे, ठीक है। एरे मतलब क्या होता है, एक प्रेजेंट डेटा प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें हम लोग ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे यूज करेंगे। मतलब बेसिकली ये मेरा इस तरह से होगा, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो अब कैसे प्रेजेंटेशन करें, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी
C, और यहाँ भी मैंने लिखा A, B और C। अच्छा, अब तुम लोग ये सोचो, क्या A खुद को बॉल पास कर सकता है? क्या A खुद ही बॉल पास कर सकेगा खुद को? हेलो हेलो, नो मैम। नो। नो तो मैम। यहाँ क्या लिखना चाहिए? 0। ए कभी भी खुद को बॉल पास नहीं कर सकेगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो 0 लिखा है। लेकिन ए ने क्या बी को बॉल पास किया है? देखो एक बार भी यहाँ पर ए ने क्या बी को बॉल पास किया? अच्छा मैंने यहाँ क्या नहीं, एक मिनट यहाँ हम कर देते हैं। ए ने सपोज बी को भी अगर बॉल पास किया है तो कितने बार किया है? एरो देखो तुम लोग, ए टू बी का एरो देखो कितना बार है, एक ही बार है अभी जो मैंने ड्रॉ किया। तो ए टू बी क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और ए ने सी को बॉल पास किया है, चेक करो, ए ने सी को बॉल पास किया है 1, ठीक है, एक बार, ये देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें? 1। अब बी ए को बॉल पास किया है, हाँ किया है, देखो एक बार पास किया है कि नहीं किया है? तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 1। बी खुद को बॉल पास नहीं कर सकता है तो क्या हो जाएगा? 0। और बी टू सी अगर देखोगे तो बी सी को 2 बार बॉल पास किया। मैंने जो एरो लगाए उससे तुम लोग देखो, ये फर्स्ट वाला एरो और ये थर्ड वाला एरो, ये दोनों से पता चल रहा है 2 बार पास किया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। और सी टू ए कोई भी बॉल पास नहीं हुआ है तो 0। और सी से बी जो है वो 2 बार बॉल पास हुआ है तो 2, ठीक है। और सी टू सी तो बॉल पास हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 0। तो ये जो मैंने यहाँ पर स्टोरी बताया था उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मेट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो भी डेटा हुआ था उसे हम लोगों ने इस तरह से रिकॉर्ड किया। यहाँ पर लिखा हम लोगों ने ABC, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने ABC, और यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया यहाँ से देख के और उसे रिकॉर्ड करने का एक फॉर्मेट बना लिया। तो ये जो फॉर्मेट हुआ है, ये फॉर्मेट को ही हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो है, ये सारा जो है इसे हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है, रो, इसे हम लोग बोलते हैं रो। और ये जो है इधर जो फॉर्मेट है इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। ये है कॉलम, ये है कॉलम। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो मैट्रिक्स बेसिकली है क्या? मैट्रिक्स है रो और कॉलम में जब हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तभी हम लोग इसे क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। और एरे फॉर्मेट में, एरे की वजह से ये देखो, ये इस तरह से ये साइन के अंदर ही हम लोग को लिखना है, जो मैंने यहाँ भी दिखाया है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है, या फिर सिर्फ सिंगल लाइन यूज कर सकते हैं, और या फिर ये वाला लाइन यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये डिटर्मिनेंट में यूज होता है, जो इसके साथ ही चैप्टर है तुम लोगों का, मैट्रिक्स के साथ ही डिटर्मिनेंट है, तो इस तरह से हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, ये डिटर्मिनेंट के लिए। बाकी हम लोग ये यूज करेंगे, ये वाला यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जब हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं एक नए तरीके से, जो हम लोगों ने देखा, इसे हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। तो तुम लोग को समझ में आया मैट्रिक्स क्या है? मैम। अच्छा, तो देखो जो हॉरिजॉन्टल में डेटा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रो, और जो वर्टिकल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम। अब इसको याद रखने के लिए अगर किसी को दिक्कत होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर किसी का मतलब मिक्सड अप हो जाता है, किसी को याद रखने में दिक्कत होता है, तो एक चीज तुम लोग याद रख सकते हो, ये हर वॉइस, ठीक है। ये वाला अगर छोटा सा लैंग्वेज याद रखोगे तो इससे कैसे समझ में आ जाएगा? H फॉर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और R फॉर हो जाएगा रो, ठीक है। R मतलब रो और H मतलब हॉरिजॉन्टल, तो यानी हॉरिजॉन्टली जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रो। और यहाँ पर V मतलब हो जाता है वर्टिकल और C मतलब हो जाता है कॉलम। C मतलब कॉलम, V मतलब हो गया वर्टिकल। तो तुम लोग भी इसे लिख लो,
ठीक है, अगर किसी को याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहता है तो तुम लोग लिख लो कि हॉरिजॉन्टल मतलब होता है रो और वर्टिकल मतलब होता है कॉलम। तो मैट्रिक्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ए मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा टू ease calculation। to ease calculation। तो डेफिनेशन मैट्रिक्स का ये हम लोग बता सकते हैं, मैट्रिक्स डेटा रिप्रेजेंट करने का एक मोड है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी रो और कॉलम में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग इजीली कैलकुलेशन कर पाए। तो इस पेज को हटाएं, तुम लोगों ने यहाँ से जो भी लिखना है समझना है तुम लोग लिख लिए होगे आई होप। यस मैम। अच्छा, तो इस पेज को हटाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, फिर से हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर मैंने सपोज लिख दिया ABC 2 -3 x 4 √3 1। ठीक है, तो ये देखो मैंने जो मैट्रिक्स बनाया है, तो मैट्रिक्स में बहुत सारे डेटा मैंने लिखा है। देखो जैसे हम ABC भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी डेटा है इस डेटा को मैट्रिक्स में बोला जाता है एलिमेंट। ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर जितने सारे भी डेटा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पर हम सर्कल करके दिखा देते हैं, ये जो भी है इससे हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। सारा एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, -3 x 4 √3 1, ये सारा ही एक एक एलिमेंट है। ठीक है, और रो और कॉलम तो मैंने अभी बताया। अब तुम लोग देखो यहाँ पर रो कितने सारे हैं, 1 2 और 3 रो है, और कॉलम कितने सारे हैं, 1 2 3 कॉलम है। और ऑर्डर मतलब ये होता है, ऑर्डर मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, ऑर्डर मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम। ऑर्डर मतलब ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर मैट्रिक्स में किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कितने सारे इसमें रो है और कितने सारे कॉलम है। और मैंने देखो अभी जो यहाँ पर ड्रॉ किया है मैट्रिक्स, उसमें रो 3 है जो मैंने इस तरह से दिखा है, ये देखो 1 2 3, और कॉलम भी 3 है, तो 3 क्रॉस 3। और ऑर्डर को कहाँ लिखा जाता है, ऑर्डर को मैट्रिक्स के इस जगह पे लिखा जाता है, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से हम लोग को लिखना है, ऑर्डर हमेशा हम लोग को इस तरह से लिखना है, रो इनटू कॉलम। ठीक है, और इसे हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं m। ठीक है, इन जनरल फॉर्म में m क्रॉस n। m क्रॉस n, m डिनोट करेगा रो को और n डिनोट करेगा कॉलम को। मैट्रिक्स में इसी तरह से m को हमेशा रो डिनोट किया जाता है और n को कॉलम डिनोट किया जाता है। और ये जो 3 क्रॉस 3 है, इससे हम लोग एक चीज बता सकते हैं कि टोटल एलिमेंट क्या है मैट्रिक्स में। तो देखो अगर तुम लोग काउंट करोगे तो ए बी सी 3 एलिमेंट्स, फिर 2 -3 x 3 एलिमेंट्स, 3 3 3, यानी कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। और 3 क्रॉस 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 9। तो जब हम लोग ऑर्डर जो है रो क्रॉस कॉलम उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा।
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम लोग को पूछा जाए और एक मैट्रिक्स दे दे तो हम लोग को जस्ट उसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, और ऑर्डर मतलब होता है रो इनटू कॉलम, और रो इनटू कॉलम करने पे जो मिलेगा हम लोग को उसी से हम लोग को पता चल जाएगा कितने सारे एलिमेंट है। एलिमेंट काउंट करने का जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर समझ में आया, ऑर्डर एंड एलिमेंट। तुम लोग को हाँ मैम। ऑर्डर और एलिमेंट समझ में आया? हाँ मैम। अच्छा, तो अब देखो, अब हम लोग थोड़ा पोजीशन बताते हैं। पोजीशन मतलब क्या होता है, देखो ए जहां पर है, क्या बी भी सेम पोजीशन पे है? नहीं। अब ए का पोजीशन क्या है, ए कौन से वाले रो में है? फर्स्ट रो का हम नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है। और इधर से देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो ए का जो पोजीशन है वो है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो ए का पोजीशन अगर हम लोग को बताना है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, ए जो है वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है, यानी ए इक्वल टू 1 1 हम लोग बता सकते हैं। ए का जो पोजीशन है वो 1 1 पोजीशन है। ठीक है। अगर 4 का पोजीशन पूछे कोई, तो 4 का पोजीशन क्या है? 4 का पोजीशन है, 4 देखो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो 3 1 पोजीशन है। तो जब पोजीशन बताना है तब भी हम लोग को पहले रो देन कॉलम बताना है। जब हम लोग को पोजीशन बताना है तब भी हम लोग को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ही बताना है। तो यहाँ पर सबका अलग अलग पोजीशन है। ए का पोजीशन है 1 1 क्योंकि वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। बी का पोजीशन है 1 2 1 क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो है, और 2 क्यों? क्योंकि कॉलम इसका 2 है। ठीक है। तो पहले रो फिर कॉलम। तो फिर सी में देखो, सी का पोजीशन क्या है? सी का पोजीशन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। इस तरह से हम लोग अलग अलग इसका पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का पोजीशन क्या है। तो ये हम इरेज कर दें, ये वाला, ये यस पेज मैम। हटा दें। यस मैम। ठीक है, तो ये तुम लोग लिख लिए हो। हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे, ठीक है, तो तुम लोग को सॉल्व करना है उसे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग राइट डाउन करो। ए इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 root over of 3 1 -5 17। तुम लोग को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर, सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड write the element of position 1 3। ए क्या है वो हम बता देते, तुम लोग लिख लो 2 1, ए 1 3, ए 2 1, ए 3 3, ए 2 4, ए 2 3।
ए क्या है, ए इन जनरल फॉर्म है। जैसे देखो हम एक आंसर बता देते, A13 का मतलब है ए फॉर एक एलिमेंट होगा जो फर्स्ट वन, मतलब उसका पोजीशन है 1 और 3, और पोजीशन के लिए हमेशा पहले रो लिखा जाता है उसके बाद कॉलम। A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ से एक बार चेक करते हैं फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो ये है हमारा और थर्ड कॉलम है ये। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वही हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में कौन सा है, फर्स्ट रो में है 2, 5, 19 और -7, लेकिन इसमें से कौन सा कॉलम 3 में है, कॉलम 3 में है 19, यानी A13 का वैल्यू हो जाएगा 19। यही ए का मतलब होता है। ए एक इन जनरल फॉर्म में, A13 का मतलब हो गया 19। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू हो गया 19 और 19 1/3 पोजीशन को डिनोट करता है। अब तुम लोग को हम 2 मिनट देते हैं, तुम लोग इसे मुझे सॉल्व करके बताओ। जो भी मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर उसे सॉल्व करो। ম্যাম হয়ে গেছে। হয়ে গেছে? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ অর্ডার হচ্ছে 3 into 4, হুম। নাম্বার অফ এলিমেন্টস 12, আচ্ছা। আর এলিমেন্ট 1 3 টা তো আপনি বলে দিলেন 19, হুম হুম আর 2 1 টা হচ্ছে আপনার 35, হুম আর 3 কলাম 3 টা হচ্ছে -5, হ্যাঁ আর আপনার 2 কলাম 4 টা হচ্ছে 12, এটা 12 তো, হ্যাঁ 12, হ্যাঁ হ্যাঁ 12 হ্যাঁ আর আপনার 2,3 টা হচ্ছে 5/2। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। ओके, तो तुम लोग ऑर्डर तो बता पाओगे शायद, ऑर्डर कितना हो रहा है, ऑर्डर कितना आया है सबका? 4 into 3. 4 into 3, 4 into 3 तो नहीं, 3 into 4 होगा ना, पहले रो बाद में कॉलम। तो रो कितने सारे हैं? एक चीज याद रखो, कॉलम रो कैसे याद रखोगे, अगर तुम खड़े हो तो कॉलम है, ठीक है, अगर तुम खड़े हो, ठीक है। और जब हम लोग मतलब अगर तुम सो जाते हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा रो, ठीक है। तो ये देखो ये है रो, ठीक है, और ये है कॉलम। तो पहले रो लिखना है तो क्या लिखेंगे, कितने सारे रो है 3, और कॉलम कितना सारा है 4, ये है ना। जो स्टैंडिंग है इस तरह से वो कॉलम होता है, इसीलिए ऑर्डर हो जाएगा 3x4। क्लियर है? Yes, ma'am. ऑर्डर क्लियर हुआ, क्यों गलत हुआ था? Yes, ma'am. हाँ, तो हमेशा R इंटू एम, रो इंटू कॉलम ही लिखना है, कॉलम इंटू रो नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। हाँ ma'am. ठीक है, ठीक कर लो। अब एलिमेंट कितने सारे होंगे ये तो हम लोग इजीली बता सकते हो। वैसे तो तुम लोग काउंट करके बता 12. सकते हो, लेकिन 12 काउंट करके भी बता सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इंटू करोगे तो वो आ जाएगा 12। तो एलिमेंट हो जाएगा 12। और जो पोजिशनल एलिमेंट ढूंढना है वो किस तरह से ढूंढना है, देखो पहले हम लोग यहाँ पर रो का कॉलम का नंबर ये लिख लेते हैं, रो R1, ठीक है, R1 मतलब रो 1, R2 मतलब रो 2, R3 मतलब रो 3। कॉलम का देखो C1 मतलब कॉलम 1, C2 मतलब कॉलम 2, C3 मतलब कॉलम 3, C4 मतलब कॉलम 4। अब देखो पहला तो मैंने बता ही दिया, 2 1, पहले हमेशा रो फिर कॉलम, ठीक है, पहले रो फिर कॉलम, पूरे मैट्रिक्स में यही ऑर्डर फॉलो करना है, हमेशा पहले जो भी मेंशन रहेगा वो रो फिर कॉलम। तो सेकंड रो, ठीक है, और हम लोग को जाना है फर्स्ट कॉलम में। तो सेकंड रो तो ये हो गया हमारा, और फर्स्ट कॉलम मतलब ये हो गया। तो फिर कौन सा डेटा होगा,
हो जाएगा हम लोग का कितना 35। इसको चेक करो तुम लोग, सेकेंड रो है, सेकेंड रो का डेटा है और फर्स्ट कॉलम का डेटा है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं हम A21 हो जाएगा हम लोग का 35। इसी तरह से हम लोग A33 ढूंढेंगे। 33 का मतलब हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहले थर्ड रो देख लेते हैं, ये है, और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये, तो -5। थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन है, -5 है। अच्छा, उसके बाद A24, A24 मतलब सेकेंड रो, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में कौन है, 12 है। और A23 मतलब सेकेंड रो, रो सेकेंड ये वाला, ठीक है, और 3 मतलब थर्ड कॉलम यानी ये वाला, तो ये कौन सा डेटा हो जाएगा, 5/2, 5/2। सबका अलग अलग पोजीशन है, ये 2 जो है वो ये 1 1 पोजीशन में, देखो ऐसे इनटू करके भी समझ सकते हैं, C1 और R1 1 1 पोजीशन में है 2, 5 कौन से पोजीशन में है, 1 2 क्योंकि ये सेकंड कॉलम में आ गया, 19 कौन से पोजीशन में है, 1 3, 7 -7 कौन से पोजीशन में है, 1 4। इस तरह से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो तुम लोग को समझ में आया जो मैंने आंसर यहाँ बताया? है मैम। अच्छा, तो ये लिख लियो तुम लोग, अगर लिख लेते हो तो फिर हम नेक्स्ट और एक 2 क्वेश्चन देंगे। क्या हम इरेज करें, इस पेज को हटाएं या फिर किसी को लिखना बाकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे, इरेज करें हम? हाँ मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे राइट डाउन करो। इफ ए मैट्रिक्स has 24 elements, then find out the possible order of it। अब इस क्वेश्चन को हम पहले बता देते, फिर ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन तुम लोग को भी देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी एक मैट्रिक्स का अगर 24 एलिमेंट्स है तो हम लोग को इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑर्डर से हम लोग एलिमेंट किस तरह से पहुंच रहे थे, ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है रो इनटू कॉलम इक्वल टू, अगर हम लोग इसे इनटू करके इसका आंसर निकाल ले तो ये इनटू का जो वैल्यू हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, एलिमेंट। अब हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है कि एलिमेंट कितने सारे हैं, 24 है। अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो कितना मतलब 24 के लिए हम लोग को क्या क्या इंटू करना पड़ सकता है, देखो हम लोग क्या इंटू कर सकते हैं, 4 × 6 24 होता है कि नहीं होता है, 4 × 6 24 होता है। फिर 6 × 4 वो भी 24 होता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे मैम 4 × 6 और 6 × 4 में डिफरेंस क्या, डिफरेंस तो है ना, 4 × 6 मतलब 4 रो, 1 2 3 4 4 रो, और 6 मतलब 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इस तरह से। और 6 × 4 मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 रो और 4 कॉलम, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम। तो इस तरह से देखने में हो जाएगा। तो इसीलिए 4 × 6 और 6 × 4 दोनों मैट्रिक्स में अलग होता है। जैसे हम और थोड़ा सिंपल करके समझाते हैं, जैसे देखो अगर मैट्रिक्स में सपोज हम लोगों ने लिखा है 1 × 2 और 2 ×
काम करते, इसे 3x2 और 2x3 कर देते। इसका मतलब क्या होता है, देखो 1 मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब मैंने 2 रो बनाया और 3 कॉलम बनाया, यानी ये वाला 2 रो 3 कॉलम। अब इसी डेटा को अगर हम इस तरह से लिखते हैं 1 4 2 5 3 6, तो देखो इसमें क्या बन गया, इसमें बन गया 3 रो और 2 कॉलम, यानी ये वाला 3x2। इसीलिए मैट्रिक्स में 4x6 एंड 6x4 दोनों सेम चीज नहीं होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, 6 इंटू 4, और किस तरह से हम लोग को 24 मिल सकता है, 3 हम लोग into 8 हाँ 3 इंटू 8, और क्या उसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 3। तो ये एक ऑर्डर हो सकता है हम लोगों का, और भी कुछ होगा शायद, और देखो 12 into 2 12 into 2 हाँ 12 इंटू 2 होगा, तो फिर 2 इंटू 12 भी हो जाएगा, 2 इंटू 12 भी हो जाएगा, और भी होगा, और एक होगा, सोचो 1 इंटू 24, 24 और 24 इंटू 1, ठीक है। तो ये तो कॉमन है, ये सब में होगा, ठीक है। 1 इंटू वो वाला एलिमेंट और एलिमेंट इंटू 1, ये सब में होगा कॉमन, चाहे हम कुछ भी लिखते। बाकी इंटू करने पे जैसे एलिमेंट का डेटा मिलेगा, यानी 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, इस तरह से हम लोग को पॉसिबल जो भी ऑर्डर है वो फाइंड आउट करना है, अगर हम लोग को एलिमेंट गिवन हो तो। अच्छा, तुम लोग मुझे 13 एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के दिखाओ, ठीक है। ये तो मैंने 24 के लिए किया, सेम इसी क्वेश्चन में 13 एलिमेंट के लिए ऑर्डर बताओ, पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। 1 मैम 3 and 13 into 1 into 13 हाँ 13 एलिमेंट के लिए होगा 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, और कुछ होगा no ma'am ना मैम नो, और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 13 को और किसी भी तरह से हम लोग कोई भी बाकी दो डेटा इंटू करके हम लोग 13 कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो देखो दोनों रिवर्स क्वेश्चन था, पहले मैंने दिया था कि मैट्रिक्स दिया था, उससे तुम लोग को एलिमेंट ऑर्डर ये सब कैलकुलेट करना था और पोजीशन के हिसाब से एलिमेंट्स का वैल्यू बताना था, और यहाँ पर मैंने दिया है एलिमेंट्स टोटल नंबर दे दिया है, उससे हम लोगों ने पॉसिबल ऑर्डर ढूंढ लिया है। तो इस पेज को इरेज करें। हाँ मैम अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स using Aij equal to I plus j divided by 2। हम समझाते हैं ये क्या है। जैसे मैंने बताया, रो मतलब m यूज किया जाता है और कॉलम मतलब n यूज किया जाता है फॉर ऑर्डर पर्पस, ठीक है। इसके अलावा भी m के जगह हम लोग i यूज करते हैं और n के जगह हम लोग j यूज करते हैं, ठीक है। जब पोजीशन बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं, i और j यूज करेंगे, और जब ऑर्डर बताना हो तो m और n यूज करेंगे। बाकी हम लोग रो और कॉलम के लिए यूज करें, लेकिन नोटेशन चेंज हो जाएगा। जब हम लोग ऑर्डर बताएंगे तो ऑर्डर इक्वल टू ये हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू होता है m क्रॉस n, और एलिमेंट जब बताएंगे, एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट बता रहे उसका अगर पोजीशन बताते तो इन जनरल ए यूज किया जाता है, ए आई जे, वही रो और कॉलम ही है, लेकिन आई और जे यूज करेंगे। अब मैंने बताया कि कंस्ट्रक्ट करना है हम लोग को एक 2x2 मैट्रिक्स, पहले इस पे ध्यान दो। 2x2 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये पहला क्या डिनोट कर रहा है, रो, और दूसरा क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हमें 2 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और एलिमेंट क्या बैठाना है उसमें, यूजिंग हम लोगों ने फंक्शन क्या लिया है, देखो क्या एक्टिविटी करना है। ए आई जे मतलब ये एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट होगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे होता है, देखो पहले अगर हम लोग को
2x2 मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है तो हम लोग का क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, हम लोग का इस तरह से एलिमेंट होगा ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे ही होगा ना ए बी सी डी, क्योंकि देखो दो रो, ए बी से एक रो, सी डी से एक रो, ए सी से एक कॉलम, बी डी से एक कॉलम। अब देखो ये R1 यानी रो 1, ये R2 यानी रो 2, और ये C1 यानी कॉलम 1, और ये C2, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इस फंक्शन को हम लोग को यूज करना है, ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तुम लोग को ये समझना जरूरी था कि 2x2 मतलब उसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, तो 4 एलिमेंट हो गया। अब ए कौन से पोजीशन पे है, देखो 1 फर्स्ट रो, ये देखो दिख रहा है तुम लोग, अगर 1 2 3 नहीं भी देखो तो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो ए का जो आई का वैल्यू है, आई मतलब क्या होता है, देखो मैंने लिख के रखा है, आई मतलब रो होता है, रो का वैल्यू कितना है 1, और जो जे है उसका वैल्यू कितना है, वो भी है 1, ठीक है। आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, क्यों, बिकॉज आई एंड जे डिनोट रो एंड कॉलम, और ए का जो रो कॉलम का पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ए आई जे को अगर हम लोग यूज करते हैं तो ए आई जे के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 1, ठीक है। तो आई कितना है 1 और जे कितना है 1 फॉर ए के चलते, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 दिया है तो हम लोग 2 लिखेंगे, ये फंक्शन है, तो 2/2, तो कितना हो गया 2/2 हो गया 1, ठीक है। तो A11 का वैल्यू हो गया 1। इसी तरह से हम लोग बी के लिए देखते हैं, बी का पोजीशन क्या है, बी के लिए जो आई है वो है 1, ठीक है, और बी के लिए जो जे है वो है फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम। देखो बी का पोजीशन क्या है, रो तो वही है लेकिन कॉलम कौन सा पहुंच गया, कॉलम सेकंड कॉलम में, तो 2। अब इसी से अगर हम लोग बी का वैल्यू फाइंड आउट करें तो बी आई जे के जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1 2, बी का वैल्यू हो गया 1 2। अब 1 2 कैसे लिखेंगे, आई प्लस जे, ये हम लोग का दिया हुआ है, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3/2। तो बी का पोजीशन यहाँ है तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा 3/2। मैम 1.5 लिखा जावे ना? 1.5 लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो डिविजिबल है तो हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं, ओके है, लेकिन उसके अलावा अगर डिविजिबल नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है कैलकुलेशन पे, जब हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे, इसीलिए पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है, पॉइंट अवॉइड करेंगे, फ्रैक्शन ही लिखेंगे। और सी जो है, सी के लिए कितना होगा, देखो सी के लिए, सी का पोजीशन देखो, सी का पोजीशन सेकेंड रो, यानी सी के लिए आई का वैल्यू हो गया 2 और जे का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो आई प्लस जे यानी 2 + 1 3/2, यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2, और बचा डी, डी का जो पोजीशन है वो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी आई और जे का वैल्यू हो गया 2 and 2, तो 2 + 2 4, 4/2 यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो डी के लिए हम यहाँ दिखा देते हैं, डी के लिए आई का वैल्यू जो है, आई का वैल्यू है 2 और जे का वैल्यू भी हो गया 2, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 2। तो ये हो गया 2। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये मैट्रिक्स मैंने कंस्ट्रक्ट करके दिखाया। तुम लोग सेम मुझे एक ऐसा ही करके दिखाओ, ठीक है, तो तुम लोग ट्राई करो, हम फंक्शन बता देते हैं, 2x2 मैट्रिक्स ही करना है, तुम लोग इसी क्वेश्चन को लिख लो और इसका सोल्यूशन कॉपी में कर लो, उसके साथ साथ फिर यही क्वेश्चन को रिपीट करो कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स यूजिंग, जो है बस उसे चेंज करना है। यूजिंग में तुम लोग लिखो ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, बस फंक्शन को चेंज कर दो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, यूजिंग ये लिखना है तुम लोग को, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, और उसको धीरे धीरे करो और करके मुझे बताओ कि जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो क्या बन रहा है।
হ্যালো ম্যাম, हाँ বলবো? हाँ बोलो। ম্যাম, প্রথমে হচ্ছে 1, हम्म তারপরে হচ্ছে 1/2, हम्म তারপরে 2 हम्म নিচে, আর हम्म তারপরে 1। मतलब बोलना पड़ेगा रो वाइज और कॉलम वाइज। रो वाइज है 1.5 और मतलब फर्स्ट रो वाइज है 1/2 2 1 सेकेंड হ্যাঁ रो। হ্যাঁ हाँ হ্যাঁ 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 हाँ একদম। ठीक है ठीक है। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो तुम लोग? और कोई बताएगा मुझे आंसर? एक आंसर आया है मेरे पास, और कोई बताएगा या फिर हम बताएं? ম্যাম আমারও সেম এসছে ওটা। सेम इससे 1/2 2 1। ইয়েস ম্যাম। ओके तो इसमें भी देखो, जिन लोगों से नहीं हो रहा है हम बता दे रहे, इसमें भी हम लोग को सेम तरीके से ही तो करना है। ए बी सी डी 2x2 यानी उतने सारे मैट्रिक्स ही तो होंगे, मतलब एलिमेंट्स ही तो होंगे, 4 एलिमेंट्स लेना है। बस हम लोग का फंक्शन जो है वो चेंज हो गया है। फंक्शन क्या हुआ है? फंक्शन हम लोग का हो गया है ए आई जे। एलिमेंट्स को हम लोग को I/J फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए का पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है ये 1 और ये 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए जो है ए का वैल्यू हो जाएगा I/J। इसका आई का वैल्यू जो है फर्स्ट वाले का आई 1/1 यानी कितना हो जाएगा 1। अगर हम लोग बी में जाते हैं, बी के लिए पोजीशन क्या है I/J। बी का आई मतलब रो है 1 लेकिन कॉलम है 2, बी सेकेंड कॉलम में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। उसके बाद सी में अगर जाए तो सी के लिए रो है सेकेंड और कॉलम है 1, तो ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2। और डी, डी के लिए हो जाएगा सेकेंड है इसका रो और कॉलम भी है इसका सेकेंड, 2/2 यानी 1। तो ये हो गया 1/2 2 और 1। इस तरह से करना है, यानी 2x2 मैट्रिक्स। बस तुम लोग को ध्यान से रो और कॉलम को चेक करना है। सबसे बेटर होता है अगर तुम लोग यहाँ R1 और R2 लिख लो और इसको लिख दो C1 और C2, तो हो गया 1 1 1 2 यही पोजीशन, और इसमें 2 1 2 2। मैंने इस तरह से हमेशा काउंट करो तुम लोग, बिकॉज रो इनटू कॉलम करना है, तो रो का क्या है 1 और कॉलम का क्या है 1, तो 1 1 1 2 और फिर ये 2 1 2 2। बस देखो वही पोजीशन लिया है मैंने 1 1, इसलिए 1/1 1, ठीक है। 1 2 तो हाफ, फिर उसके बाद 2 1 तो 2 आ गया, 2 2 यानी 2/2 1 आ गया। अब जैसा फंक्शन रहेगा उस तरह से हम लोगों को मैट्रिक्स को वहां लिख देना, जैसे पहले वाले में था I+J/2 और इसमें है I/J।
लिख लिया है सब लोगों ने? तो नेक्स्ट दूसरे मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग जाएंगे उसके बाद। इतना तक क्लियर है सबको? हाँ मैम। अच्छा, तो पेज हटाते हैं इसका। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले बताते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है देखो। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब इस तरह से, पहले ये देखो, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सपोज 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसमें देखो रो कितने सारे हैं? रो है 1 2 3 4, 4 रो है। देखो रो 1, ठीक है, रो 2, रो 3, रो 4, लेकिन कॉलम कितना है? एक है, C1। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तुम लोग समझ लो, तुम लोग का हम ये जो PDF है वो शेयर कर देंगे, तो वहां सब लिखा हुआ है, पहले समझ लो। तो ये देखो 1 2 3 4 जो है यहाँ मैंने लिखा है, ये देखो एक ही कॉलम डिनोट कर रहा है, इससे हम लोग नेक्स्ट कोई भी कॉलम नहीं देख पा रहे हैं। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी सिमिलर ही है कॉलम मैट्रिक्स के तरह। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर इसे हम इस तरह से लिख दे 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें देखो रो कितना है? 1, लेकिन कॉलम C1 C2 C3 C4। तो रो मैट्रिक्स हो गया क्योंकि एक ही रो है। तो कॉलम या रो मैट्रिक्स होने का कंडीशन ये है, क्या होना चाहिए? मोर देन दैट, और इसमें 1 कॉलम, ठीक है। जब एक ही कॉलम रहेगा और कोई भी कॉलम नहीं रहेगा, रो कितने सारे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ओनली 1 कॉलम एग्जिस्ट करता है तो कॉलम मैट्रिक्स, और जब ओनली 1 रो एग्जिस्ट करेगा तो उससे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला 2 चीज हम लोगों ने पढ़ा, कॉलम और रो मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये समझ में आया तुम लोगों को, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स? तो तुम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग कर लो, उसके अंडर लिख लो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में ब्रैकेट में लिख दो ओनली 1 कॉलम, और इसमें लिख लो ओनली 1 रो। तो ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए, ओनली 1 कॉलम एंड ओनली 1 रो। और मैंने जो एग्जाम्पल किया है, अगर चाहो तो तुम लोग उसे लिख सकते हो। तुम लोग साथ साथ लिखते जाओ, अगर तुम लोग को लगता है कि लिखने से याद रहेगा तो तुम लोग लिख सकते हो। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर का मतलब तो पता है, जो चारों तरफ से क्या होता है? इक्वल होता है, उसे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इक्वल कब होगा देखो, सपोज ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6। तो ये इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्वल मीन्स क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रेजेंटेशन तो रो एंड कॉलम के थ्रू है, तो रो इक्वल टू कॉलम अगर होगा तो मतलब जितने सारे रो है उतने सारे कॉलम अगर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो रो कितना सारा है? रो 1 और रो 2, जबकि कॉलम कितना सारा है? कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7 8 9। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, हम लोग कोई भी डेटा पुट कर सकते हैं। तो 1 2 3, ये देखो 3 कॉलम, और यहाँ इसके वजह से हम लिख सकते हैं और एक रो मिल गया R3। तो 3 रो 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। जब रो इक्वल टू कॉलम है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जब होगा, तब हम लोग उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी जो है, जो रो और कॉलम का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए।
यानी जो ऑर्डर है वो 3x3, 2x2, 4x4 कुछ भी हो, इससे पता चलेगा कि जितने सारे रो है उतने सारे ही कॉलम है, तो ही इसे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को तुम लोग बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखो, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो भी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो तभी समझ पाओगे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को याद रखते हो। तो याद रखोगे किस तरह से, स्क्वायर मतलब इक्वल होता है, तो इक्वल क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं जो है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो यहाँ पर इक्वल रो वाइज डेटा होना चाहिए, इक्वल ही कॉलम वाइज डेटा होना चाहिए। तो अगर इक्वल रो वाइज और कॉलम वाइज डेटा होगा तो वो रो और कॉलम नंबर इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स देखो क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं -1 0 0 0 2 0 0 0 5, मैंने इस तरह से लिखा। तो पहला देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे रो है, ठीक है, R1 R2 R3 उतने सारे ही कॉलम है, C1 C2 C3। तो सबसे पहले ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये बन गया है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल हो सकता है, उसका हम प्रूफ बता देते हैं क्यों। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है पहले वो सुन लो। डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा, अब डायगोनल मतलब ये देखो, इसी तरह से हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये है डायगोनल, ठीक है, ये है डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, डायगोनली एलिमेंट है -1 2 और 5। डायगोनल एलिमेंट है -1 2 और 5, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते 5 to -1, मैट्रिक्स में हमेशा अपर टू लोअर ही जाना है, -1 to 5। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाएंगे। नॉन डायगोनल जो भी एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाएंगे। तो देखो जीरो है, 0 0 0 0 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर कंडीशन ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पर तुम लोग चाहो तो ऑल जोड़ सकते हो, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है तभी हम लोग इसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल होने के लिए पहले स्क्वायर होना है। अब स्क्वायर ही क्यों होना चाहिए, अगर स्क्वायर होगा नहीं तो डायगोनल भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 3 रो 1 रो 2 और रो 3, और कॉलम कितना हो गया C1 और C2। लेकिन इस तरह से कोई भी डायगोनल हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी डायगोनल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। स्क्वायर होगा तभी डायगोनल मिलेगा, अदरवाइज डायगोनल नहीं मिल सकता। इसीलिए हमेशा ये है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर होगा तभी डायगोनल फाइंड आउट होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इसका डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए जीरो, तभी ये बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसे इरेज कर देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नेक्स्ट हम लोग करेंगे। सॉरी स्क्वायर नहीं, स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर तो हम लोग कर चुके तभी डायगोनल कर रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए भी हम लोग को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है देखो, अब स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रोज एंड एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो 1 2
रूट ओवर ऑफ 3 ले लेते हैं, 0 0 0 रूट ओवर ऑफ 3 0 0 0 रूट ओवर ऑफ 3। तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा हो गया? ये पहला देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। पहला बन गया ये, पहला स्टेप 1 जो है ये है स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल है। ठीक है, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि डायगोनल और स्केलर में डिफरेंस क्या है? डायगोनल में मैंने जो लिया था, मैंने जो डायगोनल में एग्जांपल लिया था उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सारे इक्वल नहीं थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। सब में क्या है, रूट 3 रूट 3 रूट 3 जो भी है इक्वल होना चाहिए, 3 3 3 हो, 4 4 कुछ भी, जो भी डेटा अगर ए है, -2 -2 -2 जो भी है वो अगर इक्वल होगा, डायगोनल एलिमेंट्स भी अगर इक्वल होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो धीरे धीरे हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है रो और कॉलम इक्वल होगा यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब स्केलर में क्या है, स्केलर में पहला 2 फीचर्स तो जुड़ ही गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 होगा तभी जाके वो बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स भी अगर इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो 1 by 1 इसमें क्या हो रहा है, फीचर्स जुड़ते जा रहा है जो स्क्वायर मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 1 है। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये वाला जो है ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे 0 है क्योंकि यहाँ का डायगोनल क्या बना है, यहाँ पर डायगोनल बना है इस तरह से, ये है डायगोनल। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या है, 0 है। और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल के साथ साथ इसमें और एक फीचर्स जुड़ जाएगा। ये 3 फीचर्स तो होगा, 0.1 0.2 0.3 तो होगा, 0.4 है, इक्वल तो है, लेकिन ऑल क्या है, 1। अगर ऑल और 1 अगर वैल्यू रहता है तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, उस स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर वैल्यू 1 है, 1 छोड़ के अगर कुछ और वैल्यू रहता है तो वो तुरंत बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन अगर वैल्यूज 1 है तो हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी या फिर यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट मतलब 1 होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो 1 अगर वैल्यू होता है तो वो स्केलर के जगह उसका नाम हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी स्केलर और आइडेंटिटी में कुछ भी फर्क नहीं है, सारे फीचर सेम है, लेकिन अगर ऑल वैल्यूज 1 है तो वो बन जाएगा, वही स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो तुम लोग लिखो जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर सारे एलिमेंट 0 हैं, 0 0 0 0, ये हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह से। या फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो भी चलेगा। जीरो मैट्रिक्स तभी होगा अगर ऑल एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। इसमें मेन ये होता है जीरो मैट्रिक्स का, ऑल एलिमेंट्स
जीरो, जीरो छोड़ के कुछ और वैल्यू नहीं होगा। अगर सारे एलिमेंट्स का वैल्यू जीरो होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो देखो मैंने पीडीएफ शेयर किया है, दिख रहा है तुम लोगों को? तुम लोग को पीडीएफ दिख रहा है? हेलो? अच्छा, तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक्स, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा देखो। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, NULL, ठीक है। इसके आगे लिख लो तुम लोग, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मतलब खाली, NULL, नल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पढ़ा हम लोगों ने, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, जीरो मैट्रिक्स पढ़ लिया। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर पढ़ लिया, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ लिया। अच्छा, अब और दो मैट्रिक्स पढ़ना बाकी है। एक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। अब तुम लोग लिखो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कैसे होता है देखो, हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 165034002, 034034002। 6 को यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। बिलो द लीडिंग डायगोनल, तो देखो किस तरह से होगा। डायगोनल कौन सा है, ये, ठीक है। 1 3 2 ये है डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। अगर डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट जीरो है तो इसे हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ऊपर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में ये होगा कि जो डायगोनल, मेन लीडिंग जो डायगोनल है उसके नीचे का जितना भी एलिमेंट्स है अगर वो जीरो हो जाता है तो इसे हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, उसमें क्या होगा देखो, ए मैट्रिक्स is known as lower triangular matrix if all the elements above the leading diagonal are zero। अगर डायगोनल के ऊपर जो भी है एलिमेंट वो जीरो हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। तो देखो लोअर ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ लिखते हैं लोअर ट्रायंगल। तो 100230682, 100230682। तो ये डायगोनल के देखो, ये लीडिंग डायगोनल है। इस लीडिंग डायगोनल का एबव एलिमेंट्स देखो क्या है, a matrix is known as lower triangular matrix if all the elements above the leading diagonal zero। तो देखो लीडिंग डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो है।
तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, above leading diagonal all elements 0, और ये हो जाएगा below leading diagonal all elements 0। लीडिंग डायगोनल के बिलो जितना भी एलिमेंट्स है वो 0 है, और यहाँ पर अपर डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट्स है वो 0 है। तो ये हो जाएगा लोअर ट्राइंगल, ठीक है, और ये हो जाएगा अपर ट्राइंगल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स। तो देखो सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स का मतलब, सपोज यहाँ मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग किसी भी रो या कॉलम को छोड़ के इस मैट्रिक्स को फिर से अगर लिखते हैं तो उसे हम लोग बोल सकते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये जो कॉलम है 1 और 4 इसको छोड़ दिया, मैंने लिखा 2 3 और 5 6, तो ये बन गया इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स। मतलब इसी का ही पार्ट है, ठीक है। या फिर हम लोग मान लो कोई भी रो 1 2 3 को हटा दिए, 4 5 6 लिख दिए, तो ये भी हो गया सब मैट्रिक्स। या फिर 3 और 6 को हटा दो तो 1 4 2 5। इसी तरह से किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के बाद, मतलब हटाने के बाद, अगर हम लोग बाकी पोर्शन को लिखते हैं तो इसे हम लोग उस मेन मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये होता है सब मैट्रिक्स। अगर हम लोग किसी भी रो या कॉलम को हटा के उसके अलावा बाकी डेटा को, बाकी एलिमेंट्स को अगर पुट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर तो उसे हम लोग बोलेंगे सब मैट्रिक्स। अब देखो ये इन लोगों ने डेफिनेशन में क्या बोल के रखा है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग वन और मोर रोज और कॉलम और बोथ ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स सब मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया है 1 3, ठीक है, वहां यहाँ पर 1 को रखा है, 7 को रखा है, 6 को रखा है और 2 को रखा है। एक या एक से ज्यादा रो या कॉलम को अगर हम लोग हटा के लिखते हैं तो ये सब मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल किया है इन लोगों ने, यहाँ पर अच्छा नहीं एक ही एग्जाम्पल किया है, 1 6 और 7 2, मैंने एग्जाम्पल बताया 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होने का कुछ कंडीशन है। पहला बात है सेम ऑर्डर होना चाहिए। मतलब इक्वल मैट्रिक्स मतलब सपोज 2 मैट्रिक्स है, सपोज 2 मैट्रिक्स है इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये पहला है, सेम ऑर्डर का है क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ये देखो 1 और 2 रो और ये 1 और 1 2 कॉलम, इसमें भी सेम है, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो सेम ऑर्डर का है, अगर सेम ऑर्डर है तभी हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और क्या होना चाहिए, each element of A and B। A and B मतलब सपोज ये मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया A और इस मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया B। तो मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो each element of A and B is equal,
इक्वल होना चाहिए, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 अगर किसी और पोजीशन पे रहे तो इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे इस मैट्रिक्स का A11 पोजीशन में कौन है, 1 है। अगर A से हम लोग डिनोट करते A12 पोजीशन में, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है, 2 है। A13 पोजीशन में कौन है, 3 है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर A11 पोजीशन ढूंढेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो यही होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ A और एंड B इक्वल होना चाहिए, मतलब पोजीशन के हिसाब से। मतलब सीधा सा बात है, अगर इसमें हम लोग A से डिनोट किया और अगर इसमें B से डिनोट करते हैं तो ए आई जे, मतलब ए मैट्रिक्स का एलिमेंट को अगर हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को बी आई जे से डिनोट करते हैं, तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए हर एक पोजीशन के लिए। ये 3 चीज तुम लोग को याद रखना है। इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा अगर सेम ऑर्डर का होगा, और सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो ये पॉसिबल भी नहीं है। जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है, अब अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा हो जाएगा तो इक्वल कैसे होगा, क्योंकि 1 और 2 को तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, लेकिन 3 के लिए तो कोई भी पेयर नहीं हो रहा है, तो फिर इक्वल होना चाहिए। इसमें ऑर्डर चेंज हो गया, तो ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है तो पॉसिबल नहीं है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और ईच एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इक्वल किस तरह से, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब ए एलिमेंट के, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं तो ए का जो पोजीशन है आई जे के हिसाब से, बी का भी आई जे के हिसाब से जो पोजीशन होगा, और दोनों में जो एलिमेंट होगा वो सेम हो जाएगा, पोजीशन वाइज जो एलिमेंट आएगा वो सेम होगा, तभी हम लोग इसे बोल पाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। अदरवाइज ये कभी भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो तुम लोग को अगर समझ में आया है इक्वल मैट्रिक्स, तो इससे हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग मुझे वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। 4 3 एक्स 5, ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम ए देते हैं, और एक मैट्रिक्स है बी वाई जेड 1 5, ठीक है। और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल बी होता है तो वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड का। तो मैम एक्स का 1, एक्स का 1, हाँ का 4 और जेड का 3। हाँ सही है। देखो किस तरह से करना है हम लोग को, a इक्वल टू बी, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, 4 3 x 5, और यहाँ हो गया y z 1 और 5। तो अभी मैंने बताया दोनों एलिमेंट पोजीशन वाइज सेम होने चाहिए, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट y है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या हो गया 4। इसका ये जो एलिमेंट है ये 3 है और ये z है, तो फिर ये दोनों इक्वल होगा, तो z इक्वल टू हो गया 3, पोजीशन वाइज वैल्यू इक्वल होना चाहिए। और x, उसमें x जो पोजीशन बिलोंग कर रहा है यहाँ 1, तो x का वैल्यू हो गया 1 और 5 लिखा हुआ है। अगर ये सेम है तभी ये इक्वल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए एक्स वाई जेड का वैल्यू हो गया, जब हम लोग इक्वल कर दिए तो हम लोग को पता चल गया 4 3 और 1। इस तरह से हम लोग को इक्वल मैट्रिक्स करना पड़ेगा। ये तुम लोग अगर लिख लिए हो तो हम एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को, उसके बाद हम होमवर्क देंगे। ये हटाए, ये पेज हटाए, यस मैम। ओके। फिर नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ही दे रहे इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर।
x प्लस वाई, यहाँ 2, 15 प्लस z और यहाँ हो गया एक्स वाई इक्वल टू C258, सॉरी 6, अच्छा 6, 2, 5 एंड 8। अब इससे तुम लोग को फाइंड आउट करना है एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये एक्स है, ठीक है, तुम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई जेड क्या होगा। सिमिलर प्रोसेस से करो। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा सा प्रोसीड कर देते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये एक मिला हम लोग को। 2 इक्वल टू 2, ये तो गिवन ही है, इसमें कुछ फाइंड आउट करना नहीं है। 15 प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है, और एक्स वाई इक्वल टू हो गया 8। ये हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो मतलब प्रॉपर्टीज है इक्वल मैट्रिक्स का, उसके हिसाब से। अब तुम लोग को इससे एक्स वाई और जेड को फाइंड आउट करना है। तुम लोग को फाइंड आउट करना है एक्स वाई और जेड। तो थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करो, हो जाएगा। जिसमें तुम लोग सबसे पहले z फाइंड आउट कर सकते हो। z इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 15, इधर Z प्लस, हाँ माइनस 10 होगा। z का वैल्यू हो जाएगा -10। मैम x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, हाँ ठीक है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो अगर हम लोग यहाँ से y इक्वल टू लिख लेते हैं 8/x, ये थोड़ा मैथमेटिक्स ट्राई करना पड़ेगा हम लोग को। तो y का वैल्यू हम लोगों ने x में असाइन करवा दिया, y का वैल्यू है 8/x, तो हम लोग यहाँ y के जगह लिख देते हैं 8/x, तो ये हो गया 6। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू हो गया 6। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। 1 और x का जो एलसीएम करेंगे x होगा, नीचे से डिवाइड होता है x और ऊपर जो है वो इनटू हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू हो गया 6x इक्वल टू हो जाएगा 6x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, ये प्लस है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 का एलसीएम करेंगे पहले। 2 4 8, 2 2 4। अब हम लोग को ढूंढना है, मिडिल टर्म बोलते हैं इसे, कि कैसे 6 लाया जाए। तो 2 2 4, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम का जो भी डेटा मिलेगा उससे प्लस या माइनस करके हम लोगों को ये लाना है, ये जो रहता है मिडिल में। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस है, 6 की जगह हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 2, बाहर x हो गया, प्लस 8 इक्वल टू हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, तो क्या बचा, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन गया और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाता है 4, और या फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसे जब हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू 4 या 2 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर x का वैल्यू हम लोग 4 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ 8 डिविजिबल बाई 4 करेंगे। अगर हम लोग यहाँ 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4। यानी हम लोगों का दो वैल्यू आया, बेसिकली हम लोग का दो वैल्यू है। एक हो जाएगा x का वैल्यू अगर 4 होता है तो y का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 2 और z का वैल्यू हो जाएगा -10। और अगर हम लोग x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 और z का वैल्यू जो है वही रहेगा -10। तो हम लोग को दो आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो y 2 लिखना पड़ेगा, और z का वैल्यू उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, -10। और x अगर 2 लेंगे तो y 4 हो जाएगा और z का वैल्यू हो जाएगा -10। इस तरह से हम लोगों को करना है इसे।
लिख पाए हो तुम लोग? Yes, ma'am. समझ में आया? है मैम। अच्छा, तो देखो आज हम लोग जो पीडीएफ है उससे तुम लोग अगर देखोगे तो ये 2.2.3 के आगे तक हम लोग किए हैं इक्वल मैट्रिक्स तक। तो तुम लोग को पहले ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है जैसे मैंने समझाया, और ये पीडीएफ हम शेयर करेंगे तो तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे समझाया अगर वो देख लोगे तो ये, अगर अभी फिलहाल नहीं भी रीड करोगे तो चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलजेब्रा और मैट्रिक्स करेंगे, जहां पर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से कर पाओ, इसके लिए तुम लोग को ये सब याद रखना बहुत जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा स्केलर है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, एलिमेंट किस तरह से फाइंड आउट करना है। और आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस में हम होमवर्क देंगे, तो तुम लोग प्लीज सॉल्व करके रखना। जब हम क्लास में आंसर बताएंगे तो तुम लोग टैली करोगे, और अगर नहीं गलत होता है तो हम उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्लास तो यहीं तक हो रहा है, तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो।